Welcome to my channel, Satwat Academy for Special Needs Children. सतवत की अकेडमी स्पेशल बच्चों के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सतवत है और मैं पिछले कई साल से कैलिफोर्निया अमेरिका में पढ़ा रही हूँ। मैं कौन हूँ और क्यों ये वीडियोस बना रही हूँ, प्लीज़ इसके लिए मेरा इंट्रोडक्शन टू माय चैनल वीडियो ज़रूर देखिए। वो आपको उसका लिंक मैं यहाँ पे नीचे डाल दूँगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, और आखिर में भी कोशिश करूँगी कि उसको लिंक कर दूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। उससे ये होता है कि जो आपके फ्रेंड्स हैं या जो कोई ऐसे जानने वाले हैं जिनके घरों में कोई इस तरह के बच्चे होंगे जिनकी कोई स्पेशल नीड्स होंगी, या कोई ऐसा बच्चा होगा ख़ास तौर पे आज की वीडियो के लिए कि जो बोल नहीं सकता सही तरह से, तो ये उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें है। तो प्लीज़ इसको ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आगे चलते हैं। आज जो मैं आपको सिखाने जा रही हूँ वो ऑटिज़म सीरीज़ की एक वीडियो 4 लैंग्वेज के ऊपर मैंने बनाई हुई है सीरीज़। तो ये उसी से कंसर्न है और मैंने उसमें कहा था कि मैं ज़रूर पेरेंट्स के लिए कुछ ऐसे टिप्स शुरू के 2 3 4 डाल दूँगी कि वो अपने घर में बैठ के अपने बच्चों के साथ थोड़ा थोड़ा बोलना उनको सिखाना शुरू कर सकें। और वजह उसकी यही है कि मैंने नोट किया है कि बहुत सारी जगहों पे ये होता है कि जी पेरेंट्स कोशिश कर रहे होते हैं कि स्पीच पैथोलॉजिस्ट मिल जाए। बहुत सारे शहरों में स्पीच पैथोलॉजिस्ट नहीं होते, एक्सेस नहीं होती आपको उनकी। तो फिर उस केस में हम क्या करें? उस केस में ये है कि माँ बाप अपने बच्चों को सबसे बेहतर जानते हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। तो ज़रूर आप कुछ चीज़ें ऐसी घर पे कर सकते हैं जिससे उनकी बोलने का जो है वो थोड़ा बेहतर हो सके, चाहे उन्हें ऑटिज़म हो या इवन वैसे भी उनको स्पीच के मसाइल हो। तो जो सबसे पहली चीज़ आज मैं आपको टिप देने जा रही हूँ वो ये है कि अब ये उन बच्चों के लिए है जो बहुत छोटे हैं, 1 2 साल से लेके टीनेजर्स तक की बात करें, उससे बड़ों को भी। लेकिन वो बच्चे या लोग जिनको बहुत कम लफ्ज़ निकालने आते हों, ठीक है, अल्फाज पता हों। जैसे अगर आप उन्हें सिखा रहे हैं कि अम्मी कहना, या आप उन्हें सिखा रहे हैं लेटर साउंड्स जैसे अलिफ बे का बा, या पे का पा, ते का ता, या ए का ए, बी सेज ब, सी सेज ख, डी सेज ड, ई सेज ए, राइट। तो इस तरह से तो ये आप उन्हें सिखा रहे हैं। तो एक हम शीशा लेंगे और उसके सामने बैठ के बच्चे को सिखाएंगे, और उसकी वजह ये 3 मिनट के लिए आप करें, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और ये आप 20 मिनट के सेशंस रख लें जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं उसके साथ। तो उन बच्चों के लिए अब ज़ाहिर है ज़रूरी है कि ये ना हो कि उनमें इतना गुस्सा हो या पहली दफ़ा शीशा देख रहे हो तो शीशे में हाथ मारे, सर मारे, उसको तोड़ दें। तो ये आप ध्यान रखिएगा। लेकिन ये है कि जिस बच्चा बैठ सकता हो उसको आपने टच करके दिखाया हुआ। इसका मकसद ये है कि बच्चा अपने मुंह को देखेगा कि अपने मुंह से वो किस तरह लफ्ज़ फॉर्म करता है। अक्सर बच्चे हमें लगता है कि इन बच्चों को सब समझ आ रही है, इन्हें ये भी आइडिया है। एक आम बच्चा जब बोल रहा होता है उसे पता होता है, वो गुजरते गुजरते अपने आप को इस तरह से देख के जो है उसे ये समझ आ जाती है कि उसके मुंह से लफ्ज़ निकल रहे हैं। वो दूसरों के, जब दूसरे बोल रहे होते हैं उनके मुंह पे गौर करता है, उनके, और जब मैं मुंह कह रही हूँ मेरा मतलब फेस नहीं है, मेरा मतलब है उनके होंठों पे और उनके किस तरह से वो बोल रहे हैं और ये कर रहे हैं। तो जो स्पीच पैथोलॉजिस्ट हैं वो ख़ास तौर पे आपको सिखाएंगे बच्चे को कि अगर है तो वो ख़ास तौर पे बताएंगे कि किधर से ज़ुबान किस चीज़ को लगाओ, कोशिश करेंगे इस तरह से। वरना ज़्यादातर प्रैक्टिस और रेपिटेशन से ही ये चीज़ आती है। तो जब एक शीशा सामने होता है तो बच्चे को उसमें अपनी शक्ल नज़र आती है और वो उसमें देख के अपने आप को वो करता है। तो छोटा शीशा वेरी गुड, आप हाथ में पकड़ा सकते हैं, वेरी गुड। और नहीं पकड़ा सकते तो बड़ा शीशा आई प्रेफर, क्योंकि उसमें बच्चा अपनी बॉडी को भी देख लेता है। और मैं कुछ बच्चों को जानती थी जो जिन्हें अपने आप को देखने पसंद नहीं था शीशे में, तो उसके साथ उनको एडेड बेनिफिट ये होता था कि वो शीशे में अपने आप को देख के अपने आप को बर्दाश्त करना भी सीख जाते थे, थोड़ा सा अपनी बॉडी से भी अवेयर हो जाते थे। तो चलें यहाँ पे एक शीशा लेते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह होगा। अच्छा ये देखिए, यहाँ पे मैं आप शीशे में अगर बच्चा अपने आप को देख रहा है तो वो देख सकता है कि उसके होंठ किस तरह से जो हैं वो फॉर्म कर रहे हैं। तो अगर हम के अ अ अ मी, तो थोड़ा सा आपने उसके ऊपर जोर देना है, जैसे करके दिखाना कि है। आप एक एक साउंड भी ले सकते हैं, अ अ, तो के तरह से क्या है, फिर ई। तो जब वो शीशे में देख रहा होगा तो वो पहले हो सकता है थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्टेड हो कुछ दिन तक, लेकिन फिर आहिस्ता 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 उस बच्चे को बात समझ आ जाएगी कि किस तरह से, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, मैं कंफ्यूज होगी, इतने शीशे हैं कि किस तरह का देखूँ लेकिन खैर एनीवे आई थिंक आई नीड टू फोकस दैट वे। तो किस तरफ को जो है वो, मतलब किस तरह आपकी ज़ुबान बनती है और किस तरह से आपके होंठ जो हैं वो बोलेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता उसको अपनी बॉडी अवेयरनेस भी होती है और होंठों की भी होती है। तो ये बहुत देर प्रैक्टिस करने की इस तरह से ज़रूरत नहीं है, थोड़ी कम देर की है। और जैसे राइट, और ये कि ज़ुबान को ऐसे करना है,
ज़ुबान को ऊपर लेके जाना है, दांतों के दरमियान से हवा निकालनी है। अब आप स्पीच पैथोलॉजिस्ट तो हैं नहीं, तो इसलिए प्लीज़ इतने करने की ज़रूरत नहीं, कोशिश कीजिए कि आप इसी तरह बैठ के प्रैक्टिस कर सकें उनके साथ। अब एक दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जैसे आप समझें कि आप उनको साउंड्स बता रहे हैं, मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि बहुत आसान है, आप मैगज़ीन में से तस्वीरें काट लें, या आप ऐसा कीजिए कि कोई भी बाज़ार से भी कार्ड्स एस साउंड्स के मिलते हैं, वो नहीं मिलते तो आप सिर्फ बैठ के कंप्यूटर पे, आजकल कंप्यूटर्स पे भी अवेलेबल है, कोई भी एस वर्ड्स का ढूंढ लीजिए लिस्ट, उन चीज़ों को, उन तस्वीरों को अलग रख लें और फिर आप बच्चे के साथ बैठ जाएं। मैंने पहले भी कहा था एक बॉक्स में उनको डाल लें या फिर किसी एक छोटे से बैग में जहाँ वो बच्चा ना देख सके, और आप बड़ा उसको खेल बना के कहें कि ओ अब क्या निकलेगा। और लेकिन मैंने बताया कि जो बच्चे ज़्यादा वो नहीं कर सकते तो उनको बहुत भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, कोई एक ही जुमला बोलिए, अब क्या निकलेगा, बोलो और अगर वो स्नेक है तो स्नेक, और अगर आप उर्दू में कुछ सिखा रहे हैं जैसे सालन, ठीक है, लेट्स से आप उन्हें खाने की चीज़ें सिखा रहे हैं, तो इस तरह करके 5-10 तस्वीरें रोज़ 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 10 तस्वीरें प्रैक्टिस करते रहें। अच्छा, अगर उसमें तरीका ये है कि अगर उस बच्चे ने भी कह दिया, इतना सा भी पहली दफ़ा में कोशिश कर ली, तो आपने फ़ौरन उन्हें एक ज़बरदस्त शाबाश, हाई फाइव या कोई प्रेज़ देनी है, इस तरह से करना है। अच्छा, अगर वो बच्चा, उसे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी चॉकलेट से तो फ़र्क पड़ता होगा ना, M&M's का एक पैकेट रख लें अपने साथ, ठीक है, उसमें से जैसे उसने पहले पे कहा आपने एक M&M दे दी छोटी खाने को और वो उसने खा ली, दूसरे पे आपने दूसरी M&M दे दी और उसने खा ली, तीसरे बैग पे तीसरी दे दी। हरगिज़ नहीं देनी अगर वो मुंह से ना बोले, अगर एक पिक्चर पे वो नहीं बोलता तो आप कहें जैसे अगर मैं स्नेक की बात करूँ, स्नेक, कहो स्नेक और से स्नेक। आपने 3 दफ़ा कर लिया, वो बच्चा नहीं बोला, आपने उसका हाथ लिया, उस तस्वीर पे लगाया और आपने खुद कहा स्नेक और उसका हाथ हटा दिया, लेकिन कोई उसको रिवॉर्ड नहीं दिया, कोई उसको M&M नहीं दी, और अगली तस्वीर की तरफ आप आ गए कि ये क्या है, ठीक है। और आप शुरू 5 तस्वीरों से करें ताकि हो सकता है उसको इतने ज़्यादा आदत ना हो, तो इस तरह वो बढ़ती जाएगी, फिर 10 तस्वीरों तक ले जाए। जब पहली 10 तस्वीरें वो कर ले तो फिर अगला लेटर पकड़ ले, जैसे कि बी से या टी से या कुछ भी आप कर ले, ठीक है। ये हो गया दूसरा तरीका। मैं करके इसलिए नहीं दिखा रही क्योंकि जो मेरी क्लास के बच्चे हैं वो अभी आजकल जो है इस स्टेज में भी कोई भी नहीं है, वो सब जो हैं मैं उनको 4-5 पेजेस पे करके मैं उनको वो सिखा देती हूँ वोकैबुलरी वर्ड्स, और वो रोज़ बोर्ड पे लगे हुए हैं मेरे, और मैं देखूंगी अगर मैं यहाँ पे पिक्चर डाल सकूँ उसकी आपके लिए। अच्छा, A to Z कार्ड्स मिल जाएं तो वो बोर्ड पे इस तरह लगे हुए हो तो आप इकट्ठा एप्पल, बी बॉल, एस स्टार भी करके सिखा सकते हैं और रोज एक ही चीज करें। ये जो है इस तरह से यहीं पे रोज़ अगर हम इसको रिव्यू कर लें बोर्ड के ऊपर तो वो बच्चों को समझ आ जाता है कि ये लेटर्स समझ आ जाते हैं, मैं दूसरे लेटर्स के लिए मूव कर चुकी हूँ। तो मैं ये होगी दूसरी तकनीक। पहला हो गया मेयर, दूसरा हो गया आपने बहुत सारे लफ्ज़ लेके इस तरह से बोलना है। अब ज़रा चले जाते हैं, एक टेक्निक मैं उन पेरेंट्स के लिए बता रही हूँ, विजुअल कोई भी वो चीज़ होती है जो आप अपनी आँखों से देख सकें, ठीक है, जो मुझे नज़र आ रही हो। ये बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जो बच्चों जिनको ऑटिज़म होती है वो मोस्टली ज़्यादातर विजुअल लर्नर्स होते हैं, वो ज़्यादातर चीज़ें देख के समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। जो उनकी आंखों के सामने होता है वही उनके लिए हकीकत होती है। जैसे कि मैं आपको पहले बताया था कि इन बच्चों के साथ एक ये भी मसला होता है थोड़ा सा समझ का, कि अगर ये हाथ उन्हें दिख रहा है तो वो समझते हैं कि बारी पूरी दुनिया को ये हाथ दिख रहा होगा हमारा, ठीक है। तो वो ऐसी बात अगर बात कर सकते हैं तो ऐसे ही करेंगे जैसे सबको ये हाथ नज़र आ रहा है और इन्हीं की नज़र से वो देख रहे हैं। बिल्कुल इसका ऑपोजिट ये भी है कि अगर किसी दूसरे को कुछ है और वो कोई दूसरे कमरे में से आवाज़ें भी मार रहा है कि आ जाओ खाना खा लो, आ जाओ खाना खा लो, तो हो सकता है ये बच्चा इस कमरे में इतना ज़्यादा बैठा हुआ हो कि इसकी तवज्जो किसी और चीज़ की तरफ इतनी ज़्यादा हो कि ये बिल्कुल भी वो आवाज़ ना सुने और ना जाए। तो और कुछ माओं को आपने सुना होगा वो कहते हैं कि मैं से आवाज़ें देती रहती हूँ, ये बात ही नहीं सुनता। तो वो इस वजह से कि वो लड़का या वो लड़की या वो बच्चा या बच्ची जो है वो अपनी दुनिया में इतने मगन होते हैं, उसमें कोई खिलौना भी हो सकता है, उसमें कोई कार्टून भी वो देख सकते हैं, कुछ भी हो सकता है जिसमें वो इतने मगन होते हैं कि उन्हें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई आवाज़ दे रहा हो। उसके लिए भी आपको एक ट्रिक है कि उठें, प्लीज़ ये हिम्मत करनी पड़ेगी, आप उनके सामने आएँ और उनकी अटेंशन लें। जब भी स्पीच थेरेपी हो रही हो, जब भी कुछ हो रहा हो, दूर से नहीं होता, सबसे पहले आपने अटेंशन उनकी लेनी होती है, ठीक है। यानी उनकी तवज्जो को अपनी तरफ कीजिए, नीचे उनके लेवल पे बैठ जाइए। यूजुअली आप उनसे बहुत ऊंचे नहीं बैठे होते, अगर मैं यहाँ पे बैठी हूँ तो उसकी आंखें और मेरी आंखें तकरीबन इकट्ठे ही आमने सामने हो तो बेहतर होता है। अक्सर घरों में
ये करने से पहले प्लीज़ टीवी को भी बंद कर दीजिएगा, क्योंकि आपको लग रहा होता है ना कि टीवी की आवाज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जी टीवी की आवाज़ से बहुत फ़र्क पड़ता है। जब ये स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट वगैरह थेरेपीज़ करते हैं तो आप गौर कीजिएगा, इर्द गिर्द की डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती, वो बच्चे के बहुत करीब बैठे हुए होते हैं और फिर वो तकरीबन एक ही टेबल होती है, तकरीबन साइड बाय साइड, अगर बच्चा यूँ बैठा हुआ राउंड टेबल पे तो वो भी साथ ही बैठे हुए हैं, और इस तरह से ये लोग थेरेपीज़ करते हैं। तो आप भी कोशिश कीजिए पीछे से टीवी की आवाज़ बंद हो, कोई ऐसा मौका हो दूसरे बच्चे इधर उधर को हों, काम कर रहे हों, और फिर आप ये उनको थेरेपी करें। तो ये कुछ टिप्स हैं जब उनको पढ़ाना हो, स्पीच की प्रैक्टिस करानी हो, कोई भी चीज़ करनी हो, पहले डिस्ट्रैक्शंस कम कर दीजिए इर्द गिर्द की, ठीक है, और उनकी तवज्जो लें। उसके बाद उनसे बातचीत या कम्युनिकेशन या उनको सिखाना शुरू करें स्पीच के बारे में। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। होपफुली ये 2-3 टेक्निक्स कुछ आपको समझ में आई होंगी। आप तो 5-10 मिनट निकाल के घर में ये सिर्फ 5-10 मिनट रोज़ के कीजिए, और डेफ़िनेटली स्पीच थेरेपिस्ट भी ढूँढिए और उन लोगों को भी ढूँढिए जिनसे आपको और सीखने को मिलेगा। तो चलिए फिर इंशाल्लाह अगले वीडियो में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।